Hi, dear friends. Sweet morning to all of you. I hope all of you are safe and staying at home only and awaiting for your Diwali holidays. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of FISC Economics Chapter 2, Part 2. Finally, sweet morning. Friends, in our last session, we started with the topic of अपना सपना मनी. करेक्ट, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने कवर किया था एंड आई हैव क्लैरिफाइड यू कि ऊपर वाले तक को पैसे की कदर थी, भगवान खुद भी गरीबी में नहीं मानते थे. आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, काइंड इन टर्म्स ऑफ काइंड. उस जमाने में गांव के अंदर चीज़ों की लेन देन के थ्रू पूरी इकोनॉमी चल रही थी. चीज़ों की लेन देन के थ्रू पूरी इकोनॉमी चल रही थी. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वन एग्जाम्पल कि अगर गांव में कोई एक टेलर है, कोई एक दर्जी है, वो सभी के कपड़े सील के देता है, तो जो मोची है वो उसको जूता दे देगा, जो कुंभार है वो उसको मटका दे देगा. राइट, इट इज़ बार्टर सिस्टम. लेकिन आफ्टर सम ऑफ द टाइम जब ट्रांजेक्शन, ट्रेड, लेन देन थोड़े बड़े लेवल पे होने लगे, तो पीपल वर फेसिंग 5 मेजर प्रॉब्लम्स, limitations, there is difficulties in barter system. In our last session we have already written the headings of that topic. आज हमें इन सभी टॉपिक्स को एग्जाम्पल से समझना है. फ्रेंड्स, आखिरकार दुनिया में लोगों को क्यों ये महसूस होने लगा कि बार्टर सिस्टम लाइफ टाइम का सॉल्यूशन नहीं है. दे वर फेसिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड दैट इज द टॉपिक डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. आज के टॉपिक में फ्रेंड्स लिखने से ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट होगा. टेक्स्ट बुक में जो पैराग्राफ दिए हुए हैं वो काफ़ी आसान है. जो एग्जाम्पल समझने हैं, अगर वो समझ में आ गए तो टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी. शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. आवर फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. बहुत अच्छे से समझाऊँ तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स करके एक कॉन्सेप्ट होता है और बार्टर सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट गायब था. एंड बिकॉज ऑफ दैट एब्सेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इट बिकेम द मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम व्हाइल एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स. क्या होता है ये, इसका आसान मतलब क्या, जो दो इंसान के बीच में ट्रेड होना हो, वो दोनों की इच्छाएं एक्सचेंज के लिए कबूल होनी चाहिए, उसे नाम दिया गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. एग्जाम्पल, सपोज अपने पास 2 नमूने हैं, जय और वीरू. ओके, नाउ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सपोज जय जो है, ओके, ही हैज क्लॉथ विथ हिम एंड ही वांट्स राइस इन एक्सचेंज फॉर क्लॉथ. जय का खुद का कपड़े का दुकान है और वो कपड़ा देकर चावल खरीदना चाहता है. ओके, नाउ वीरू हैज राइस, उसका चावल का दुकान है, बट ही डज नॉट वांट क्लॉथ इन एक्सचेंज फॉर राइस. बहुत आसान समझ में आ गया कि जय के पास कपड़ा है और वो चाहता है कि वो कपड़ा किसी को दे और चावल ले ले. अब पूरे गांव में, अगर आपने शोले मूवी देखा हो तो पूरे रामगढ़ में सपोज जय का अकेले का कपड़े का दुकान है और वीरू का अकेले का चावल का दुकान है, किराने का दुकान है, चावल का दुकान है. ओके, अब जय चाहता है कि वो कपड़ा देकर चावल खरीदे. अब वीरू चावल बेचना चाहता है
पर वो रिटर्न में कपड़ा खरीदना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे इन दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, बिकॉज ऑफ lack of double coincidence of wants, trade would not take place in this situation. Trade would not take place in this situation. बहुत आसान हो गया समझना फ्रेंड्स, बहुत आसान हो गया। इस सिचुएशन में ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बंदे को कपड़ा देकर चावल चाहिए और दूसरा बंदा चावल देना चाहता है पर सामने वो कपड़ा लेना नहीं चाहता है। तो दोनों की इच्छाएं सेटिस्फाई होना एक ट्रांजैक्शन से, ये फुलफिलमेंट गायब हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस इन दिस केस। इसे हमने नाम दे दिया प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इसे हमने नाम दे दिया प्रॉब्लम ऑफ double coincidence of wants. Okay, second one is there is lack of common measures of values. हेडिंग ने एक बात समझा दी, कॉमन मतलब जो दो चीजों को लेकर अपने को बार्टर एक्सचेंज करना है, बार्टर सिस्टम के थ्रू लेन देन करनी है, जो दो चीजों को लेकर वो दोनों चीज़ों को मेजरमेंट करने का, वैल्यू निकालने का जो तरीका होना चाहिए वो भी एक स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए। वाइल एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, इट वॉज नेसेसरी टू हैव कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट अकाउंट फॉर कंपेयरिंग, फॉर मेजरिंग values of both the commodities, but which was not there in some cases. जो दो चीज़ों को लेकर लेन देन होनी है गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स के हिसाब से, वो दोनों जो प्रोडक्ट है, वो दोनों जो कमोडिटीज़ है, वो दोनों जो गुड्स है, उसका जो मेजरमेंट वैल्यू होना चाहिए उसके लिए कोई एक कॉमन यूनिट अकाउंट का स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, या मैं ये बोल दूँ कि डिफिकल्ट भूल जाओ, इट वॉज इम्पॉसिबल टू कंपेयर 2 किलोग्राम ऑफ राइस विथ 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। आप बोलेंगे सर इसमें डिफिकल्ट क्या था? 2 किलो चावल है, 2 लीटर दूध है, तो दो तो है दोनों, तो 2 लीटर चावल ले लो, 2 लीटर दूध दे दो। अरे फ्रेंड्स जस्ट थिंक अबाउट इट। चावल सस्ते होते हैं, दूध महंगा होता है। अगर कोई बंदा 2 लीटर दूध देकर सिर्फ 2 किलो चावल ले रहा है तो ही इज मेकिंग लॉस मेकिंग बिजनेस। अगर मैं 1 लीटर दूध का प्राइस नॉर्मल 50 रुपया ली तो 2 लीटर का 100 रुपया हुआ, और 2 किलो चावल का प्राइस हो 40 रुपया 50 रुपया भी नहीं हुआ। मतलब वो हर रोज दूध देते रहेगा चावल लेने के लिए, तो वो 50% से ज़्यादा तो लॉस करेगा। और उस वक्त पैसा नाम की चीज़ नहीं थी, देयर वाज बार्टर सिस्टम। मतलब रोज वो अंदर से अपनी जान जलाएगा कि मैं वैल्यूएबल दूध दे रहा हूँ, सामने फालतू चावल ले रहा हूँ। अब चावल लेना तो था ही, ओके, तो कितना लीटर दूध के सामने कितना किलो चावल कंपेयर करें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी। वहाँ पे कुछ कमी महसूस हो रही थी। क्या ये ठीक नहीं है यार? समझ में आ गया कि ठीक नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल टू कंपेयर 2 किलोग्राम राइस विथ 2 लीटर ऑफ मिल्क, ये पॉसिबल नहीं है। सो इट वॉज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज while exchanging goods for goods. There would be some common standard unit of account which was not there. दोनों चीज़ों को लेकर इक्वलिटी पे लाने के लिए कोई एक चीज़ होनी चाहिए। क्या ये बीच में रखा तो बराबर है ये ट्रांजेक्शन, बाकी आप ये बोल दो कि 2 नंबर तो सेम है ना, तो 2 किलो चावल और 2 लीटर दूध ट्रांजेक्शन होना चाहिए, नहीं होता था।
नहीं होता था, क्योंकि सबको समझता था कि दूध महंगी चीज़ है, चावल सस्ती चीज़ है, तो क्यों वो ट्रांजेक्शन करें। ओके, तो दैट वाज आवर सेकंड डिफिकल्टी, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यूज। थर्ड वन वाज प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। नाम से ही सब कुछ समझ में आ गया। इट इज नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, बट ड्यू टू perishable nature of certain commodities, it was not possible to store goods for future consumption. देखिए, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती है कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए स्टोर रूम में रख दो। पर कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जिसका नेचर पेरिशेबल जल्दी स्पॉइल हो जाता है, जल्दी बिगड़ जाता है, तो उसको आप स्टोर कैसे करोगे। आप सोचोगे बाद में फ्यूचर कंजम्पशन करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं था। एक सिंपल एग्जांपल समझा पाऊँ तो अब भी जो हमने एग्जांपल दिया उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगर 2 लीटर दूध ले लिया और आज सिर्फ 1 लीटर दूध ही हमें यूज़ करना था, अभी 1 लीटर दूध, ओके, बाद में इस्तेमाल करेंगे ऐसा सोच लिया, अब बाद में बोले 3 दिन बाद, अरे उस जमाने में रेफ्रिजरेटर तो होते ही नहीं थे, तो जो भी वही है, तो बाकी का 1 लीटर आपको स्टोर करना पड़ेगा दूध, और वो फैसिलिटी तो अवेलेबल ही नहीं थी। मतलब रोज का आपका, अगर आप रोज 2 लीटर दूध ले रहे हो चावल देकर, तो आप भी तो पछताओगे, क्योंकि आपका यूज सिर्फ 1 लीटर का है। मतलब एक्स्ट्रा 1 लीटर आप किसी और को ट्रांसफर करोगे, क्योंकि स्टोर तो होगा ही नहीं। ये तो नहीं होगा कि चलो बाद में इस्तेमाल करेंगे। अगर सपोज चावल वाले ने चावल जमा कर भी लिए, चावल आते गए जमा करते गया और सोच लिया बाद में इस्तेमाल करते रहूँगा, बाद में मतलब कितना, 6 महीना, 1 साल, उसके बाद तो चावल भी स्पॉइल हो जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स, सर्टेन कमोडिटीज कुड नॉट बी स्टोर्ड। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि सपोज मैं कोई एक चीज़ देते जा रहा हूँ, दूसरी चीज़ लेते जा रहा हूँ, और उसका स्टोरेज का क्या, एक लेवल पे आने के बाद वो स्टोरेज पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें तो विद इन 2-3 डेज स्पॉइल हो जाएगी, तो फिर उस स्टोरेज का मतलब भी नहीं रहा। तो वैसे मामले में भी ट्रांजेक्शन वुड नॉट टेक प्लेस। दैट वाज आवर थर्ड प्रॉब्लम। ओके, फोर्थ वन इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स, ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट था। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक एनिमल्स, हाउस could not be divided into small parts according to your convenience. कुछ प्रोडक्ट को आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं होता है। सपोज जय हैज 1 sack ऑफ व्हीट, एक बोनी भर के उसके पास गेहूं थे, ओके, एंड वीरू हैज 1 गोट, वीरू के पास एक बकरी है। अब ये ट्रांजेक्शन का लेन देन करना है। सपोज जय और वीरू की इच्छा भी है, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। जय चाहता है कि वो गेहूं दे और बकरी खरीदे, वीरू चाहता है कि वो बकरी दे और गेहूं खरीदे। बट प्रॉब्लम इज, मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो गया, बट प्रॉब्लम इज कि अगर जय के पास 1 sack ऑफ व्हीट है, ओके, वीरू के पास 1 गोट है, नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर वीरू ओनली हाफ ऑफ द सेक ऑफ व्हीट चाहता है, आधी गोनी गेहूं की चाहता है, तो क्या वो बकरी आधी काट के दे। अब जय को पूछेगा कौन सी वाली बकरी, आगे के हिस्से की दूं कि पीछे के हिस्से की दूं। अगर आपने शोले में देखा हो तो उछालने का ऐसा है, क्या टेल आएगा, और उसी का उजाला नहीं बनाया था जय ने मिलकर, अगर रूम में देखोगे तो इस मामले में इफ वीरू wants half of the sack of wheat, trade would not take place. पॉसिबल ही नहीं था कि आधी बकरी काट के कैसे दिया जाए। ज्यादातर चीजों में आप देखो तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स इज नॉट पॉसिबल फॉर लग्जरियस प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। एक छोटा सा एग्जांपल समझा पाऊंगा। उस टाइम पे क्या दिक्कतें हो सकती थी। अगर हमें एक टीवी खरीदना है,
सामने हम चावल देने को तैयार हैं। अब वो टीवी बेचने वाले को चावल कम चाहिए, तो क्या हम टीवी हिस्सों में बेच लेंगे? उसको ऐसा बोल सकते हैं कि आज तू 5 किलो चावल ले ले और सिर्फ टीवी का रिमोट दे दे, बाद में फिर 5 किलो चावल और ले लेना कभी, और बाद में टीवी का डिब्बा दे देना, फिर कभी एक आध महीने बाद 5 किलो चावल और दे देंगे, तब तू टीवी के अंदर का ट्यूब दे देना, फिर कभी 10 किलो चावल एक साथ दे देंगे, तब तू पूरा एंटीना खड़ा करके दे देना। ऐसा टीवी हिस्सों में बांट के आएगा। हम कुछ किलो चावल देते जाएंगे और टीवी का एक एक हिस्सा लेते जाएंगे। ये भी पॉसिबल नहीं था। तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो लंबा टिकने वाले गुड्स होते हैं, उसकी लेन देन में भी बार्टर सिस्टम दिक्कतें खड़ी कर रहा था, क्योंकि चावल के सामने टीवी का लेन देन, अब चावल तो कोई एक साथ लेगा नहीं और टीवी हम टुकड़ों में ले पाएंगे नहीं। मतलब चावल एक साथ कोई लेने को तैयार होगा नहीं, क्योंकि वो स्टोरेज नहीं होता था, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज था। अगर एक साथ बड़ा टीवी ले लिया, साथ में बहुत सारे किलो 300 किलो चावल दे दिए, तो स्टोर तो होने वाले थे नहीं। तो टीवी देने वाला चावल एक साथ लेगा नहीं, ओके, और चावल देने वाला टीवी टुकड़ों में लेगा नहीं। तो ये बड़ी दिक्कतें होने लगी। दैट वाज प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबल। मैं बार बार बोलूँ, इनविजिबल नहीं है फ्रेंड्स, इट इज इनडिविजिबल। मैं कई टुकड़ों में जी रहा हूँ, टुकड़ों में स्मॉल पीसेस अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। तो कुछ चीज़ों में, एनिमल्स, घर, ऐसी सब चीज़ों में हम उसको स्मॉल पीस में डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो अगेन इन दिस केस ट्रांजेक्शन वुड नॉट टेक प्लेस। फिफ्थ वन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। डियर फ्रेंड्स, सच बताऊं ना तो ये एक अकाउंटिंग टर्म है, डिफर्ड। इसका आसान मतलब क्या? तो इट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। आप अकाउंट्स में कभी सीखोगे, बिजनेस चलाते वक्त कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आप अकाउंट्स में आगे जाके ये वर्ड सीखोगे फ्रेंड्स, इट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपने एक बार बड़ा खर्चा किया, अब उसका जो बेनिफिट है वो आपको फ्यूचर में होते रहेगा। अब भी कुछ नहीं, अब भी खर्चा हो गया और एक बड़ा खर्चा हो गया, बाद में आप फ्यूचर में उसका टुकड़ों टुकड़ों में बेनिफिट उठाते जाओगे। तो ये डिफर्ड वर्ड जो है वो अकाउंटिंग वर्ड है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड ही नहीं है। इसका एक्चुअल मतलब होता है पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। अब ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम, व्हाइल एक्सचेंजिंग गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स, उस जमाने में रीपेमेंट ऑफ लोन, बहुत ध्यान से सुना फ्रेंड्स एग्जांपल, रीपेमेंट ऑफ लोन became impossible because of exchange of goods for goods। क्योंकि जो लोन आप ले रहे थे वो भी कोई कमोडिटी था, तो लोन का जो रीपेमेंट करोगे वो भी कमोडिटी में होगा, क्योंकि मनी ऐसी कोई चीज़ तो थी नहीं। मतलब लोन लेने वाले ने प्रोडक्ट को, गुड्स को लोन के रूप में लिया है और विथ इंटरेस्ट गुड्स को ही वो रिटर्न करेगा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम लॉन्ग पीरियड, क्योंकि लोन की बात है, डिफर्ड फ्यूचर। तो उसमें तो और भी दिक्कतें होगी। एक छोटा सा एग्जांपल समझा पाऊँ तो सपोज उस जमाने में जय ने वीरू के पास से 3 भैंसें लोन ली है कि मुझे दूध का बिजनेस करना है, 3 भैंसों को लोन पे ले लिया, ठीक है, और उसे ये बोल दिया कि 3 साल बाद मैं ब्याज समेत ये भैंसे लौटा दूंगा। अभी ब्याज समेत भैंसे मतलब 3 भैंसे के बजाय कितना, 5 भैंस, कैसे लौटाएगा वो? ये लोन का रीपेमेंट कैसे होगा? और ईएमआई तो भूल ही जाओ, हर हफ्ते कुछ देना है, हर महीने कुछ देना है, ये तो सिस्टम ही भूल जाओ, पॉसिबल ही कैसे था? अब दिक्कत समझाओ, अगर वो 3 भैंसे जो थी उनके कुछ बच्चे हुए, अब अगर एक ही बच्चा हो तो 4 भैंसे होगी, तो ब्याज के समय 4 भैंसे दिए हमने, राइट। अब उसमें भी दिक्कत है, वो 3 भैंसे जो थी वो जब जय ने वीरू से ली लोन के रूप में, तब हर एक वो भैंस सपोज एक दिन का 100 लीटर दूध दे रही थी,
मतलब 300 लीटर दूध रोज का निकल रहा था और वो दूध बेच के वो जय बिजनेस करके कमा रहा था। अभी 3 साल बाद वो भैंसें भी तो बुरी हो जाएगी, उसमें भी तो डेप्रिसिएशन आएगा। तो जब ये तीनों भैंसों को वापस किया जा रहा है, लोन रीपेमेंट हो रहा है आफ्टर 3 ईयर्स सपोज, तब ये सिर्फ अब हर एक भैंस सिर्फ 50 लीटर दूध निकाल के दे रही है। तो अल्टीमेटली तो जिसने लोन दिया वो उल्लू बना, क्योंकि जब उसने लोन दिया तब वो 100 लीटर दूध दे रही थी और लोन का जब रीपेमेंट हुआ तब दूध तो कम निकल रहा है। तो ब्याज तो भूल जाओ, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो रहा है। तो हाउ टू मेक द रीपेमेंट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लोन इन फ्यूचर, क्योंकि मनी नाम की कोई चीज तो थी नहीं, तो गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो भैंसों को लोन पे लिया है, अब ये भैंसों को लोन का रीपेमेंट भैंसों के रूप में, ये तो प्रैक्टिकली कुछ दिख ही नहीं रहा है पॉसिबल हो। सो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हाउ टू मेक पेमेंट रीपेमेंट ऑफ लोन इन फ्यूचर। इसका पूरा कैलकुलेशन बिठा के इस ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट कैसे करना, या फिर आप लोन लो ही मत। तो ये कुछ बड़ी 5 दिक्कतें हो गई। ओके, दैट वाज डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। आई रिपीट इट अगेन, स्पीड में एग्जाम्पल को क्लियर कर दिया हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट वन वाज प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, जहां पे जय के पास क्लोथ है, वीरू के पास राइस है। जय हैज क्लोथ एंड he wants rice in exchange, but Viru has rice but he does not want cloth in exchange। तो दोनों की इच्छाएं सेटिस्फाई हो ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है, and that is why trade would not take place in this situation because of absenteeism of double coincidence of wants। Second one was lack of कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, जहां पे हमने ये बोल दिया कि while exchanging goods for goods there should be one common standard unit of account for measurement of values of commodities, but it was not possible to compare 2 kg of rice with 2 liter of milk, so trade would not take place। Third one was problem of storage of goods। Because of perishable nature of some of the commodities, it was not possible to store goods for future consumption, but in some of the cases it is necessary to store goods for future consumption। कुछ चीज़ों को हम फ्यूचर में ही इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करना ही पड़ता है, पर वो चीज़ आप स्टोर कर ही नहीं पाओगे, तो फिर ट्रांजेक्शन होगा कैसे। फोर्थ वन वाज इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। एनिमल्स could not be divided into small parts according to our convenience। जहाँ पे जय के पास 1 sack of wheat, एक बोनी भर के गेहूं है, वीरू के पास एक बकरी है, दोनों की कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, लेन देन करने की दोनों की इच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि वीरू वांट्स ओनली हाफ ऑफ द सेक ऑफ व्हीट, उसको आधा बोनी ही चाहिए गेहूं का, तो बकरी को आधा देना ये पॉसिबल नहीं है। तो अगेन ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस, ट्रेड would not take place। Fifth one was problem of making deferred payment। So repayment of loan is not possible because of exchange of goods for goods। Deferred payment का मतलब था it is to be made, payment to be made in future, बाद में कभी देंगे, पर बाद में देते वक्त दिक्कत ये थी कि जो 3 भैंसें हमने लोन पे ली है वो जब हम 3 साल बाद वापस दे रहे हैं तब उसका वैल्यू कम हो चुका है, उनकी कैपेसिटी कम हो चुकी है, अल्टीमेटली ब्याज तो दूर की बात है, जो प्रिंसिपल अमाउंट लोन का हम दे रहे हैं वो भी हम कम दे रहे हैं, तो लोन देने वाला लॉस में है, तो वो लोन देगा काहे को। तो बिकॉज ऑफ दिस 5 बेसिक डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, टू गेट सम सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफिकल्टीज, दुनिया को ये महसूस होने लगा कि कोई एक ऐसी कॉमन चीज हो जिसका वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट हर कोई मानने को तैयार हो। एवरीवन शुड एग्री क्या ये चीज होनी चाहिए,
तो उस एक चीज के बदले हम दुनिया की कोई भी चीज की लेन देन कर सकें, उस एक चीज को टेबल पे रखकर बाकी की हर एक चीज का आप लेन देन कर सकते हो, और उस चीज का जो वैल्यू है वो हर कोई एग्री कर रहा है, सेम कॉमन मेजर वैल्यू, सेम कॉमन मेजर वैल्यू, जिसको स्टोर करना पॉसिबल हो, जिसको डिवाइड करना पॉसिबल हो, जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना पॉसिबल हो। कोई एक ऐसी चीज ढूंढ ली जाए, कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया जाए कि जिसका फ्यूचर में पेमेंट करना पॉसिबल हो, जिसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल हो, जिसका स्टोरेज करना पॉसिबल हो, जिसका कॉमन मेजर वैल्यू हो, जो हर कोई उस वैल्यू को अग्री करता हो कि हाँ इसकी वैल्यू यही बराबर है, और दोनों लोग अपनी चीज के लेन देन के लिए बीच में उस चीज को रखने को तैयार हो, उस चीज का लेन देन करने को तैयार हो, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स ने मुझे एक बात बहुत अच्छी सिखाई है, व्हाट इज द डिफिकल्टी, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये अगर समझ में आ जाए कि दिस इज द प्रॉब्लम, तो वी विल गेट सॉल्यूशन फ्रॉम दैट प्रॉब्लम ओनली। प्रॉब्लम को समझना और उसे स्वीकार करना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बस आप आधे सॉल्यूशन तक तो पहुंच ही जाते हो। प्रॉब्लम समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम है, हमने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हम स्वीकारते हैं, मतलब आधा सॉल्यूशन हो गया। अब पूरा सॉल्यूशन, वो जो प्रॉब्लम है उसको उल्टा करते जाओ। अगर आसान लैंग्वेज में बताऊं तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, राइट। बार्टर सिस्टम का दिक्कत क्या था कि दोनों की इच्छाएं होनी चाहिए उस लेन देन के लिए, राइट। ट्रांजैक्शन में कोई कॉमन मेजर वैल्यू होना चाहिए कमोडिटी को गिनने के लिए। वो चीज़ का स्टोरेज नहीं हो रहा था, वो प्रॉब्लम था। वो चीज़ को आप डिवाइड नहीं कर पा रहे तो वो प्रॉब्लम था। कुछ चीज़ों में लोन का रीपेमेंट नहीं हो रहा था, वो प्रॉब्लम था। अब ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये 5 प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में थे। तो स्लोली बिजनेस चलते हुए, चीज़ों की लेन देन करते हुए, सभी व्यापारियों को उस जमाने में ये महसूस होने लगा कि कोई एक चीज ऐसी हो जो बायर और सेलर दोनों की इच्छाओं को पूरी करे, मतलब पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। कोई एक चीज ऐसी हो जिसका कॉमन मेजर वैल्यू हर कमोडिटी को कंपेयर करने में हेल्प करे, हर कोई उसकी कॉमन मेजर वैल्यू के साथ अग्री हो जाए लेन देन करते वक्त, तो सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। कोई एक चीज ऐसी हो जिसका स्टोरेज पॉसिबल हो, स्टोर करना पॉसिबल हो, तो थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। वो चीज ऐसी हो जिसको डिवाइड करना पॉसिबल हो स्मॉल पीसीस में, और हर कोई उसको अग्री करे उस डिवीजन को, तो फोर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। और कोई एक चीज ऐसी हो जिसका फ्यूचर में रीपेमेंट करते वक्त लोन लेने वाला, लोन देने वाला, रीपेमेंट करने वाला दोनों सेटिस्फाइड हो, तो पांचवें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। फ्रेंड्स, ये सभी चीजों का सॉल्यूशन जिसने दिखाया वो एक वर्ड था, मनी। So now give the heading, define money. Give the heading, define money. फ्रेंड्स, आप मेरे पे हंसने वाले हो, फिर भी मैं लिखाऊं, लिख लो, बाद में हंसते रहना। मनी का व्याख्या, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्याख्या जो है ना, डेफिनेशन, वो ये वाला है, जिसमें डेफिनेशन जैसा कुछ है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर, अच्छा यहाँ पे वॉकर मतलब चलते हुए, ऐसा चलते हुए पढ़ने का वॉकर। फ्रेंड्स, वॉकर एक बहुत अच्छे इको के प्रोफेसर का सरनेम है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्स, इसमें एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि ये मेरा डेफिनेशन नहीं है, ये वॉकर का डेफिनेशन है। और शायद ये मैं बोलूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, ओके, और कितना डिफिकल्ट डेफिनेशन। डबल इन्वर्ट कोमा, राइट नाउ, money is what money does. Money is what money does. डबल इन्वर्ट कोमा ओ। फ्रेंड्स, डेफिनेशन खत्म। आई नो कि आप में से जितने भी लोगों का इंग्लिश अच्छा है वो मेरे पे हंसेंगे, क्योंकि अगर मैं इसका सीधा हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ तो क्या बनता है पता है?
मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वो है जो पैसा करता है। पर ये क्या डेफिनेशन हुआ सर? फ्रेंड्स, यही डेफिनेशन है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी है, एक्सेप्टेबल भी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है, उसने भी इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है फ्रेंड्स। मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वो है जो पैसा करता है। अगर मैं इसका मतलब देखूं तो पैसा कोई ऐसी चीज है कि जो काम पैसा करता है बस वो पैसा करता है, इसलिए वो पैसा है। अब ये ऐसे सोचो ना, ओके, तो ये पेन वो है जो ये पेन है, ये पेन जो करती है ना वो ये पेन करती है, ये शर्ट जो करता है ना वो ये शर्ट करता है, ये घड़ी जो करती है ना वो ये घड़ी करती है। वाह, देखा क्या मीनिंग समझाया। इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, मुझे आज तक ये डेफिनेशन समझ में ही नहीं आया है। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स। अब इसका हिंदी जो है ना उसमें मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ। अब तक मैं आपको बोल रहा हूँ मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वो है जो पैसा करता है। अब एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ हिंदी में, पैसा वो है जो पैसा ही कर सकता है। इस दुनिया में जो कमाल और जो धमाल माल कर सकता है पैसा, वो पैसा ही कर सकता है और कोई चीज नहीं। पैसे जो कमाल दिखा सकता है अपनी लाइफ में वो पैसा ही दिखा सकता है और इसलिए वो पैसा है। मनी इज व्हाट मनी डज। आप सुबह से लेकर रात तक में अपना जितना भी रूटीन एक्टिविटीज देखते हो, करते हो, जो भी वॉट एवर यू आर डूइंग, जो अल्टीमेट एम होगा, अल्टीमेट एम बोल रहा हूँ, आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो उसका जो अल्टीमेट एम होगा वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स पैसे से जुड़ा हुआ होगा। ये पैसे की ताकत है कि वो कुछ भी करा सकते हैं। आई रिपीट माई लाइन, ये पैसे की ताकत है कि वो कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी। मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा ही कर सकता है। दुनिया की ये सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन, आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। दुनिया की ये एक ऐसी ताकत वाली चीज़ है कि जो पैसा कर सकता है वो पैसा ही कर सकता है, और वो जो करता है ना वो और कोई कर पाएगा भी नहीं। इन माई लास्ट सेशन ऑल्सो आई टोल्ड यू कि इस दुनिया में सक्सेस पाने के लिए तीन चीज़ें, तीन पिलर है, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला पैसा, दूसरा पैसा, तीसरा पैसा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आज उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी? आपके और मेरे बीच में रिलेशन क्या है फ्रेंड्स? डोंट से मी सर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। अरे नहीं फ्रेंड्स, पैसा। आपने फीस पे किया है इसलिए आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो, मुझे फीस पेमेंट मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाली है, इसका फीस मिलने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपने मुझे सुनने का पैसा दिया है और मैंने बोलने का पैसा लिया है। तो जो एक्टिविटी आप और मैं परफॉर्म कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। आपने सुनने का पैसा दिया है, मैंने बोलने का पैसा लिया है। अल्टीमेटली बीच में क्या रखा? पैसा। देखिए, आप हर्ट नहीं होना, ना अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर झगड़ा करना, ना कभी अंदर से उनको गालियां देना। 10th स्टैंडर्ड में पेरेंट्स आपके पीछे पड़ गए थे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए। अरे तेरा भला होगा, परसेंटेज लाएगा तो तेरा भला होगा, अच्छी कॉलेज तेरे को मिलेगी, हमको क्या। ये पेरेंट्स बोलते ज़रूर है, ये पेरेंट्स बोलते ज़रूर है, लेकिन पेरेंट्स के दिल के कोने में अगर आप कभी झांक पाओ तो आपको एक बात समझेगी, क्यों पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करो, आपको अच्छे परसेंटेज मिले, आपको अच्छी कॉलेज मिले। क्यों पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं? क्यों चाहते हैं पेरेंट्स?
क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिले? नहीं फ्रेंड्स, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप अच्छी कॉलेज में जाओ तो वहाँ पे अच्छा स्टडी हो पाए, अच्छे फ्रेंड्स बने, अच्छा ग्रुप बने और अच्छी डिग्री लेकर वहाँ से निकलो तो अच्छा जॉब मिले, तो अच्छा पगार मिले। तो आपको पढ़ाई के लिए जो फोर्स किया जा रहा है उसका अल्टीमेट एम नॉलेज नहीं है। फ्रेंड्स, मैं सालों से पढ़ाता हूँ, अब तक मैं कम से कम 22,000 स्टूडेंट से भी ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। काफ़ी पेरेंट्स को पहचानता हूँ, पर्सनली मिलते रहता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है, एक सिंगल पेरेंट ने आके कभी मुझे ये नहीं कहा है कि सर मेरे बच्चे को ऐसा पढ़ाओ कि उसको बहुत नॉलेज मिले। एक सिंगल पेरेंट ने आके नहीं कहा है। ऑलवेज पेरेंट्स का डिमांड क्या होता है? सर उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा पगार मिले। मतलब अल्टीमेट एम क्या है? अच्छा पगार मिले, वो अच्छी कमाई करे। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पेरेंट्स को ताना मारे, मैं आपको अल्टीमेट एम दिखा रहा हूँ। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा प्रगति करे, तरक्की करे, पर तरक्की किस चीज़ में? नॉलेज में नहीं, पर्सनालिटी में नहीं, हेल्थ में नहीं, तो वेल्थ में। अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी कंपनी में होगा, अच्छी पोस्ट पे होगा तो लाखों का पगार होगा। अल्टीमेट एम आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आपको फ्यूचर में अच्छा पगार मिले, पैसा मिले। भले वो पैसे से आपका ही भला होना है, पेरेंट्स अपनी लाइफ जी चुके, बात खत्म हो गई, पर फाइनल दिमाग में, दिल के कोने में, जहन में तो एक ही बात है ना, अच्छा पगार मिले, अच्छा पैसा मिले। मैंने लास्ट लेक्चर भी कहा था, ये सिर्फ सुनने को अच्छा लगता है, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ये सिर्फ सुनने को अच्छा लगता है फ्रेंड्स। बाकी हर कोई पैसे के पीछे मर रहा है, इंक्लूडिंग मी, ऑफ कोर्स यस। हर किसी को पैसे का लालच है, हर किसी को। मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि 6 महीने का छोटा बच्चा जिसको दुनियादारी समझ में भी नहीं आई है, जो कोई चीज़ पकड़ना मुश्किल से सिखाओ, उसको 20 का नया कड़क नोट पकड़ा दो, तुरंत पकड़ लेगा और बाद में खींचो, नहीं छोड़ेगा। उसे तो ये पता भी नहीं कि ये पैसा है, इसको 20 रुपया बोलते हैं, इसमें एक फ्रेंड की आ सकती है, उसको तो वो भी नहीं पता है। और उसको इतना पता है कि ये छोड़ने जैसी चीज़ तो नहीं है। तो मनी इज वॉट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा ही कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, आज की तारीख में अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की चाहते हो, कुछ चेंज चाहते हो, तो पैसा बोलता है बॉस। प्रशांत भी तब बोलता है जब पैसा बोलता है। ओके। बाबा रामदेव दुनिया भर को योगा सिखाते रहते हैं, ओपन में शिविर करते रहते हैं, है ना, योगा से होगा, ऐसा बोलते रहते, योगा से होगा, योगा से होगा। कोई एक बार तो उनको जाके पूछे, सब कुछ योगा से होगा? तो फिर वो पतंजलि कंपनी का को खोल के बैठे हैं। अगर सब कुछ योगा से होगा, ओके, तो बिजनेस, तो फिर दंत क्रांति का को बेच रहे हैं, तो फिर पतंजलि का नूडल्स का को बेच रहे हैं, पतंजलि का बिस्कुट का को बेच रहे हैं, पतंजलि आटा का को बेच रहे हैं, अब तो पतंजलि जीन्स बेच रहे हैं। ओके, तो वो काय को बेच रहे हैं? जब सब कुछ योगा से होगा तो बिजनेस काय को कर रहे हैं भाई? फ्रेंड्स, मैं बाबा रामदेव के ओपोज में नहीं हूँ। आज की तारीख में बाबा रामदेव की जो पतंजलि कंपनी है फ्रेंड्स, उनका जो 1 साल का टर्नओवर, देखो अभी आपको अकाउंटिंग वर्ड समझ में आते हैं, टर्नओवर, सेल्स, 1 साल का जो टर्नओवर का अमाउंट है, इट इज नियर टू 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ का लेन देन, ट्रांजेक्शन 1 साल में बाबा रामदेव करते हैं पूरी दुनिया में, 11,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन। तो ये पैसों में हम बोल रहे हैं, क्यों? योगा से होगा ना, तो योगा करके करो ना ये चीज। नहीं फ्रेंड्स, इट इज बिजनेस, इट इज इकोनॉमिक्स। सिर्फ योगा से नहीं होता है फ्रेंड्स। बाबा रामदेव कोई चैनल के ऊपर जब योगा सिखा रहे हैं तो वो भी फोकट में नहीं है,
उसका चार्ज ले रहे हैं फ्रेंड्स। अगर वो टीवी की चैनल पे आके सूर्य नमस्कार करते हैं और लोगों को सिखाते तो फोकट में नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ मनी एंड फॉर मनी। सो मनी इज वॉट मनी डज। पैसों से होगा, योगा से हो या ना हो बात की बात है। ओके तो फ्रेंड्स मनी इज वॉट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा ही करता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो टॉपिक है इट इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। पर ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ इतना था नहीं जो आपको दिख रहा है, तो दैट वुड बी अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Soon I'll upload you again